से लेकर महाराष्ट्र तक सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े फैसलों ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकार को लेकर दिए गए फैसलों से कहीं खुशी का माहौल था तो किसी को मायूस होना पड़ा। महाराष्ट्र में शिवसेना के 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे सरकार को राहत दे दी। कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया था, बल्कि अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया था, इसलिए वो उद्धव सरकार को बहाल नहीं कर सकते। कोर्ट ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पास फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए कोई पुख्ता आधार नहीं था। राज्यपाल ने अपने विवेक से जो फैसला लिया वो कानून के मुताबिक नहीं था। कोर्ट ने भरत गोगावाले की चीफ व्हिप के तौर पर नियुक्ति को भी अवैध करार दिया। कोर्ट ने कहा कि स्पीकर एकनाथ शिंदे और 15 अन्य विधायकों की योग्यता पर फैसला कर सकते हैं। वैसे इसी मसले पर 7 जजों की बड़ी संवैधानिक बेंच सुनवाई करेगी। राज्यपाल का निर्णय को गलत करार किया गया। स्पीकर का निर्णय, जिन्होंने किसी और की व्हिप को ऊपर आधार पर अपना निर्णय किया, उसको गलत माना है। व्हिप गोगावले के नियुक्ति को गलत माना है। तो हर महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पे सत्य की विजय हुई है। कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव सरकार भले ही बहाल ना हो, लेकिन उद्धव ठाकरे इसे अपनी नैतिक जीत मानते हैं। उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को गद्दार बताया। ठीक है, कानूनी तौर पर मैंने इस्तीफा दिया, शायद गलत हो सकता है, लेकिन नैतिकता अगर देखें तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने, मेरे पार्टी ने सब कुछ दिया, वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाए, तो उनके लिए मैं मेरा विश्वास या अविश्वास क्यों जताऊं? जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की, तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूं, कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत मिलने के बाद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस खुश हैं, लेकिन वो उद्धव के ऊपर नैतिकता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के साथ चुनकर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ आप गए, उस समय इस नैतिकता को कौन से डिब्बे में आपने बंद किया था, इसका जवाब आप दीजिए। अगर नैतिकता की बात करते तो शिवसेना बीजेपी का सरकार स्थापित हो जाता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए जब निर्णय लिया, ये जनता ने देखा है, महाराष्ट्र ने देखा है, और उसी को सुधारने का काम हम लोगों ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मामले में पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। कोश्यारी का कहना है कि उन्हें उस वक्त जो सही लगा उन्होंने वही किया। मुझे नहीं लगता कि मैं चूंकि कानून का विद्यार्थी हूँ नहीं, मैं केवल संसदीय परंपराएं जानता हूँ और विधायी परंपराएं जानता हूँ। उस हिसाब से मैंने जिस समय जो भी कदम लिए सोच समझ के लिए। इधर दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर छिड़ी जंग को भी सुप्रीम कोर्ट ने शांत कर दिया। इस मामले में 5 जजों की बेंच ने एक मत से दिल्ली सरकार के हक में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को शक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि वही जनता के प्रति जवाबदेह होती है। इसलिए अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए। हालांकि पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन पर केंद्र सरकार का अधिकार है। कोर्ट ने ये भी कहा कि उपराज्यपाल को सरकार के साथ हर फैसले पर बात करनी चाहिए। कुछ विषयों पर केंद्र का नियंत्रण नहीं हो सकता। विधानसभा राज्य से जुड़े कानून बना सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बता रहे हैं। अब हमें एक बहुत बड़ा मौका मिला है। दिल्ली का काम जो है अब ये 10 गुना स्पीड से होगा। तो अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कई सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को ट्रांसफर किया जाएगा इस आधार पे कि उन्होंने अभी तक कैसा काम किया। सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनाम एलजी के बीच तनातनी खत्म हो जाएगी? क्या अब ये मान लिया जाए कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के काम में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे? कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र में किसकी जीत हुई है? क्या उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर गलत किया था? दोनों फैसलों में एक सूत्र साफ दिखता है कि कोर्ट ने संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति, चाहे वो राज्यपाल, उपराज्यपाल हो या स्पीकर, उनके व्यवहार और राजनीतिक आचरण पर सवाल उठाए हैं। क्या कोर्ट के फैसलों के बाद संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अपनी मर्यादा का पालन करेंगे?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि संवैधानिक संस्थाओं को उनकी मर्यादा याद दिलाई गई और केंद्र और राज्यों के संबंधों को भी एक तरीके से रिप्रोमाइंड किया गया है। दोनों फैसले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कई नज़रियों से कि क्या अब ठीक से कामकाज होगा और जो संवैधानिक पद पर लोग हैं वो अपनी अपनी मर्यादाओं में कानून के दायरे में काम करेंगे क्या। तो दो जो फैसले हैं, एक दिल्ली का और एक महाराष्ट्र का, उन दोनों को समझने की आज कोशिश है कि क्या इनके और अंदर पेचीदगियां हैं, क्या नए कुछ इश्यूज और खुलेंगे इसमें, या अभी इससे एक लगता चीज़ें सेटल हो गई हैं। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि दोनों को एक, चूंकि थीम दोनों की एक है लेकिन दोनों के विषयों को अलग अलग मैं चर्चा करना चाहता हूं, तो इसलिए महाराष्ट्र वाला पहले सेगमेंट में रखूंगा और दिल्ली वाला दूसरे सेगमेंट में, लेकिन दोनों में चर्चा होगी। और कौन जीता कौन हारा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। कोई कह रहा है कि नैतिक जीत है, सत्य की जीत है, लेकिन सरकार में राजनीतिक तौर पे हार है। ये बहुत सारे सवाल हैं। और एक सवाल ये भी है कि जब महाराष्ट्र की सरकार गिर रही थी, नई सरकार बनने की प्रक्रिया चल रही थी, तो कई बार उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट गया था। तभी कहा गया था कि मैं हूं ना यहाँ पे, देखूंगा मैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं उसमें सत्यहिंदी के फाउंडर आशुतोष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी हैं और सुप्रीम कोर्ट के दो बहुत ही सीनियर लॉयर विराग गुप्ता जी और अश्विनी दुबे जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि एक एक विषय को हम लेंगे, आप ओपनिंग कमेंट में विषय चूंकि एक है दोनों को रख सकते हैं, लेकिन डिटेलिंग जब हम करेंगे तो हम अलग अलग विषयों को चर्चा में लाना चाहते हैं। तो पहले महाराष्ट्र वाला लेते हैं और कानूनी एक बार प्रक्रिया समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम पॉलिटिकल इसके रेमिफिकेशंस क्या होंगे, फॉलोआउट्स क्या होंगे, उसको हम देखेंगे। विराग गुप्ता जी, आपसे शुरू करें, कानूनी पहलू समझे, कौन जीता कौन हारा महाराष्ट्र में? नीरज जी, आपने दिल्ली की बजाय बॉम्बे से शुरुआत, मुंबई से शुरुआत करके ऐसा लग रहा है कि अपने क्षेत्र को विशेष वरीयता थोड़ा बायस तो होगा ही ना। मुंबई में रहता हूँ, वैसे बहुत बड़ा राज्य है और इसका असर पूरे देश में होगा जी। तो जो अभी बात जहां से पैकेज आपका चल रहा था, जहां पर बात आ रही थी संवैधानिक नैतिकता की, वहां से मैं शुरू करूंगा। तो इस पूरे मामले में देख के लग रहा है कि संवैधानिक नैतिकता भारत के सभी जो सत्ताधारी वर्ग हैं, गौरैया और डायनासोर की तरह वो गायब हो गई है। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी भी तरह से नैतिकता का कहीं पे कोई भी लेस मात्र चिन्ह बचा हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, ये दोनों मामले, एक देश की राजधानी से जुड़ा है और दूसरा देश की वित्तीय राजधानी से जुड़ा है। ये इस पहलू में अभी सुप्रीम कोर्ट के एक जज की टिप्पणी के संदर्भ में देखने की जरूरत है, जहां पर उन्होंने बोला है कि 40% मुकदमे, सरकारी मुकदमे फर्जी होते हैं। और ये जिस तरीके से जो सारे दलों के नेता हैं वो कानून का शासन नहीं मानते हैं और मनमर्जी तरीके से करते हैं, और ये अभी मुझे नहीं लगता है कि ये फाइनल है। अभी ये अभी सेमीफाइनल, कम से कम दिल्ली में तो सेमीफाइनल हुआ है और मुंबई में महाराष्ट्र वाले मामले में अभी बहुत सारी दूसरी चीजें आने बाकी हैं। 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह स्पष्ट है कि राज्यपाल, स्पीकर और जो पार्टियों का सिस्टम है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। ये एक बात है। दूसरी बात कि जब हम एक डबल इंजन या ट्रिपल, देश में तो पंचायती राज है, कायदे से ट्रिपल इंजन की सरकार होनी चाहिए, लेकिन अगर विरोधी दल की सरकार है तो डबल इंजन की सरकार संविधान के दायरे में नहीं चल सकती है। जो परस्पर वैमनस्यता का माहौल है उसमें यह साफ हो गया है कि संविधान की बजाय व्यक्तिपरकता है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट के अगर फैसलों को अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं से सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर था जिसकी वजह से पूरी गफलत हुई, और अब उन्होंने ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया लेकिन मरीज मर गया। तो इसके लिए जिम्मेदारी कहीं ना कहीं से सुप्रीम कोर्ट को लेनी होगी, क्योंकि अंतरिम आदेश तुरंत पारित होते हैं और फाइनल आदेश में कई बार इतना विलंब होता है कि जो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये महाराष्ट्र में देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि पार्टियों के सिस्टम के बारे में, जिस तरह से चीफ व्हिप के बारे में आदेश हुआ है, जिस तरीके से आंतरिक लोकतंत्र के बारे में बात हुई है, और उससे जुड़ा हुआ मसला दिल्ली में भी है,
तो पार्टियों का सिस्टम क्या होना चाहिए, छोटे छोटे एनजीओज की जवाबदेही होती है और देश का पूरा पैसा हड़पने वाली पार्टियों की कोई जवाबदेही नहीं है। कहीं व्यक्तिवाद हावी है, कहीं वंशवाद हावी है और कहीं सत्ता प्रधानता हावी है। विराट जी, तो चुनाव आयोग को भी कदम बढ़ाना पड़ेगा। विराट जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा कि सरकार बनाने की प्रक्रिया गैर कानूनी थी, लेकिन सरकार अभी जो है ये कानूनी सरकार है। ठीक है, राज्यपाल ने जो किया वो गलत किया था उस समय जब उनकी पार्टी के बीच में वो इंटरवीन कर रहे थे, लेकिन जब इस्तीफा देने के बाद उन्होंने वो ठीक किया। उन्होंने फिर उन्होंने कहा जो डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर है वो सिर्फ स्पीकर तय करेंगे, तो जिनकी पार्टी का डिस्क्वालिफिकेशन है उन्हीं पार्टी के स्पीकर हैं। हाँ। नीरज जी, इसको आप इस तरीके से देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दे करके और प्रोटेक्शन दिया था, और ये आदेश अगर प्रोटेक्शन के समय में आया होता तो मुझे नहीं लगता है कि चीजें इतनी होती। चीजों को असंगत बनाने में, चीजों को यहां तक ढकेलने में कहीं ना कहीं से न्यायिक योगदान है, और ये पूरा ये साबित करता है कि जिसके हाथ में सत्ता का एक सूत्र आ जाता है उसी का ही शासन है। और यही ये कानून के शासन की सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि इस पूरे दोनों मामलों को आप एक बिजनेस चैनल ने दो तरीके से देखने की जरूरत है। देश की राजधानी दिल्ली का मामला आम जनता से जुड़ा मामला है, और देश की वित्तीय राजधानी से जुड़ा मामला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़ा है, अर्ली जस्टिस से जुड़ा है। और इन दोनों मसलों पे सरकार, संसद, पार्टियां और सुप्रीम कोर्ट कैसे विफल हुई, इसका देश को आकलन करने की जरूरत है। तो आप कह रहे हैं कि आजादी की पार्टी में और सुप्रीम कोर्ट भी है, एक पार्टी इसमें, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट भी है। अश्विनी दुबे जी, वो बहुत सिंपली मैं इसको समझना चाहता हूं दर्शकों की मदद के लिए कि देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि सब कुछ उस समय गड़बड़ हुआ था, लेकिन अभी जो सरकार है ये लीगल है। अब ये मेरे समझ में नहीं आता कि जब आपको सब चीज गड़बड़ लग रही थी तो आपने उस समय नहीं रोका। आप उस समय जब 2 बार गए कि दे रोकिए इनको, नहीं सरकार बना लेंगे, तो कोर्ट कह रहा था कि हाँ मैं बैठा हूं यहाँ पे देखूंगा मैं, फिर उन्होंने देखा नहीं, फिर सरकार बन गई। तो अब आप कह रहे हैं कि ये लीगल गवर्नमेंट है। गलती ये निकाली जा रही है कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा क्यों दिया। अब उस पर एक राजनीतिक बहस भी आशुतोष जी के पास जाऊंगा कि इस्तीफा न देते तो करते क्या वो, उनके पास इतनी पोजीशन नहीं थी कि वो जाके फ्लोर पे टेस्ट फेस करते। कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं आप इस डिसीजन को? क्या ये एक बहुत एम्बेरसमेंट सिचुएशन है राज्यपाल और प्रतिनिधि केंद्र सरकार के लिए? देखिए नीरज जी, आपको नमस्कार और सारे पैनलिस्ट को नमस्कार। ये समझना बहुत जरूरी है कि गवर्नर जो इम्यूनिटी इंजॉय करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो इंजॉय करते हैं, और जिन्हें लगता है कि वो संवैधानिक ना होकर एक राजनीतिक पार्टी के एजेंट हैं, उनके लिए ये बड़ा सेटबैक है। सेटबैक इसलिए नहीं क्योंकि आपका डिसीजन कहीं ना कहीं उस पर चर्चा हो रही है, उस पर सवाल उठ रहे हैं, उस पर नैतिकता के साथ साथ संवैधानिकता की बात भी चल रही है। और जब संवैधानिकता और नैतिकता दोनों की बात आती है तो आप दोनों में फेल हो रहे हैं, तब आप वहां एक कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड पोस्ट नहीं, वहां पर एक राजनीतिक पार्टी के एजेंट की भूमिका में काम करते हैं, तो प्रश्न तो उठेगा। और यही प्रश्न एक लोकतंत्र में बहुत होता है, खास तौर से गवर्नर जैसे महामहिम, जैसे मर्यादा से भरे हुए पद के। लाभ हानि की बात तो बाद में। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अनुच्छेद 163 में जो आपके संवैधान, आपके जो डिस्क्रिशनरी विवेकाधिकार है, वो जो एक्सप्लिसिट जो प्रोविजंस है उसके उसमें है। आपके सामने ऑब्जेक्टिव मटेरियल होना चाहिए किसी सरकार को गिराने के लिए, या सरकार के कार्य में दखलंदाजी करने के लिए, और या इंटर से डिस्प्यूट में अगर आपको लगता है कि यहां पर आप राजनीतिक पार्टी के एक सदस्य, उसके एजेंट की तरह घूम रहे हैं, तो वहां आपको रुकना चाहिए। देखिए 163 निश्चित तौर पर अगर हम 2 बातों को कहें कि गवर्नर के संवैधानिक अधिकारों की, गवर्नर का संवैधानिक अधिकार आदरणीय नीरज जी ये है कि अगर गवर्नर को लगता है कि कोई सरकार जिसके पास अभी ट्रस्ट नहीं है, जिसके पास अभी मेजॉरिटी नहीं है, नंबर नहीं है सरकार रन करने के लिए, तो गवर्नर अपने विवेकाधिकार से डिसीजन ले सकता है। लेकिन वो जो डिसीजन है, वो डिसीजन
खास तौर से एक ऑब्जेक्टिव मटेरियल वहां पर होना चाहिए, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव मटेरियल नहीं। अश्विनी जी,